किसी भी क्षेत्र विशेष की बेहतर समझ हेतु हमें उस क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कुछ टेक्निकल वर्ड्स की जानकारी होना आवश्यक है, जिसे इंग्लिश में जॉर्गन नाम के वर्ड से जाना जाता है। अर्थात जॉर्गन का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के टेक्निकल वर्ड्स। अंग्रेजी एक भाषा है तथा किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसके बेसिक को जानना पड़ता है। इसलिए हम एकदम बेसिक से प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि लैंग्वेज क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। भाषा यानी कि लैंग्वेज लैंग्वेज भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक मानव अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता था। सामान्यतः प्रारंभिक मानवों द्वारा 3 तरीकों से अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हुए देखा गया। पहला माध्यम था हाव भाव या हाथों के हिलाने के माध्यम से। तो दूसरे तरीके में गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार के रूप में। तो तीसरा माध्यम था आह्वान या बुलाने की क्रियाओं के माध्यम से, जैसा कि वर्तमान में भी नर वानरों में देखा जा सकता है। मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव द्वारा बोलने में बहुत ही कम ध्वनियों का प्रयोग किया गया होगा तथा ये ध्वनियां आगे चल करके भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। भीमबेटका की भित्ति चित्रों से पता चलता है कि मौखिक भाषा का विकास प्रारंभ से ही कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है तथा आगे चल करके भाव की अभिव्यक्ति कला के माध्यम से लिखित रूप में होने लगी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का मौखिक रूप है, जबकि लिपि भाव की अभिव्यक्ति का लिखित रूप है। आगे चल करके पृथ्वी के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मानवों द्वारा अपने लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं एवं लिपियों को विकसित कर लिया गया। कालांतर में विश्व के किसी क्षेत्र विशेष के मानवों को किसी अन्य क्षेत्र विशेष के मानवों के साथ संवाद स्थापित करने हेतु परस्पर एक दूसरे की भाषाओं एवं लिपियों को सीखना पड़ा। इसी क्रम में हमें पश्चिमी देशों के साथ संवाद स्थापित करने हेतु अंग्रेजी भाषा को सीखना पड़ता है। इस प्रकार हमने जाना कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, जैसा कि हम देखते हैं। जैसे कि हिंदी या संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी लिपि में, उर्दू या फारसी फारसी लिपि में तथा अरबी भाषा जो है वो अरबी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि भाव की अभिव्यक्ति का मौखिक रूप भाषा कहलाता है, तब भाव की अभिव्यक्ति का लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। लिखित रूप का मतलब है अक्षरों की बनावट या अक्षरों की आकृति जो है, शेप ऑफ द लेटर्स। हम जानते हैं अलग अलग भाषाओं में के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग होता है और अलग अलग लिपियों में हर अक्षर के लिए अलग बनावट अलग संरचना होती है। किसी भी भाषा के सभी लेटर्स लेटर्स का समूह उस भाषा का वर्णमाला कहलाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट कहलाता है। और अल्फ़ाबेट किसी भी अल्फ़ाबेट का एक सिंगल कैरेक्टर जो है लेटर कहलाता है। अब हम अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक को कहते हैं वॉवेल, दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो होते हैं वो ये इंडिपेंडेंट रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, कॉन्सोनेंट जो है ये डिपेंडेंट होते हैं वॉवेल पे। अंग्रेजी भाषा में 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर को सीखना पड़ता है। तो हम जानते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर किसी भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति हम जानते हैं उसके वर्णों या अक्षरों के माध्यम से ही की जा सकती है और इन वर्णों के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है
संबंध स्थापित करने वाले नियमों को ही हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। यानी कि हम इन वर्डों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले नियमों को सीखते हैं ग्रामर में। अब इन वर्डों के प्रयोग से जो है, इन वर्डों के का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, इसके माध्यम से वर्डों को एक सुव्यवस्थित समूह में व्यवस्थित करने से हमें जो प्राप्त होता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द अक्षरों या वर्डों का अर्थपूर्ण रूप में सुव्यवस्थित समूह होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम। राम में 3 वर्ड है, ये किसी के नाम को दर्शाता है। ही है, गुड है, वेरी है, रीड है, सिंस है। ऐसा हम देख सकते हैं कि जब इन वर्डों को एक अर्थपूर्ण रूप में सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया जाता है तो हम इसे वर्ड के नाम से जानते हैं, वर्ड यानी शब्द के नाम से जानते हैं। इंग्लिश भाषा में 8 प्रकार के वर्ड हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इन 8 में है, पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और आठवां इंटरजेक्शन। इंग्लिश में हमें इन्हीं सभी वर्डों के बारे में जानकारी लेनी होती है, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे सीखेंगे। बाकी हम जानते हैं शब्दांश क्या है, यानी सिलेबल जिसे हम कहते हैं। सिलेबल एक या अधिक वर्डों से, वर्डों यानी लेटर से उत्पन्न एक मात्र ध्वनि है। यानी हम कह सकते हैं अ सिंगल साउंड विच कैन बी मेड अप ऑफ 1 और मोर लेटर्स। यानी एक या अधिक लेटरों से उत्पन्न एकमात्र ध्वनि को हम शब्दांश कह सकते हैं। शब्दांश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये शब्द का एक अंश होता है, यानी किसी भी वर्ड का एक अंश होता है। यदि हमें सिलेबल का ज्ञान रहे तो हम इंग्लिश में ठीक प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, कैट। कैट हम एक ही सिलेबल का वर्ड है। और वाटर, वाटर में वा और टर, हम इसमें 2 सिलेबल हैं जहाँ पे हमें वा और टर पे रुक करके पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से यदि हमें वा सिलेबल का ज्ञान हो तो हम प्रोनाउंसिएशन सही रूप से कर सकते हैं। कंप्यूटर में इस तरह हम देख सकते हैं, कंप्यूटर में 3 सिलेबल हैं, कैटेगरी में 4 सिलेबल हैं। आगे हम देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा वर्डों यानी लेटर्स का जो है समूह, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स पढ़ा हमने। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हमने कहा वर्ड्स। अब वर्ड्स का ग्रुप बना दिया जाता है, तो वर्ड्स के ग्रुप को 3 नामों से जाना जाता है। एक को कहते हैं फ्रेज, दूसरा है क्लॉज और तीसरा है सेंटेंस। तुम जानते हैं फ्रेज क्या है? फ्रेज हिंदी में इसको हम वाक्यांश कह सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य का एक अंश बनाता है। शब्दों का एक समूह जो वाक्य का एक भाग होता है तथा उस वाक्य में ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है, ये वाक्यांश कहलाता है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक इनकम्प्लीट सेंस, यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता है, जबकि अभी हमने जाना कि ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है वाक्य में, ये फ्रेज कहलाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द बॉय वांट्स समथिंग। यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं, हमारी वर्ब है वांट्स। वांट्स एक ऐसी वर्ब है जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब को कहा जाता है जो अपने लिए ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। यहाँ ऑब्जेक्ट समथिंग है, तो समथिंग को हम नाउन के रूप में कैसे, यहाँ नाउन के रूप में है समथिंग। अगर मैं इस नाउन की जगह पे एक वर्ड से अधिक वर्डों का प्रयोग कर दूं तो इसे हम नाउन फ्रेज के नाम से जानते हैं। जैसे द बॉय वांट्स टू गो होम, टू गो होम यहाँ पे नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है। नाउन फ्रेज जैसा कि हमने पढ़ा, अभी फ्रेज क्या था? फ्रेज था वर्डों का एक समूह जो कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। तो इसने रिप्लेस किया एक वर्ड को, जहां हम एक वर्ड का प्रयोग कर रहे थे समथिंग
समथिंग की जगह पे यहाँ पे हमने 3 वर्ड का प्रयोग किया। टू गो होम यानी घर जाना, द बॉय वांट्स यानी वह लड़का घर जाना चाहता है। इस तरीके से हमने देखा इसने भी जैसे समथिंग नाउन का काम कर रहा था, वैसे 3 वर्ड ने मिल करके नाउन का काम किया, इसलिए इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। यहाँ पे हम देखते हैं स्टोन जो है वो हाउस की विशेषता बता रहा है। हाउस किसका बना हुआ है? स्टोन का। और जब नाउन की जो हम आगे पढ़ेंगे कि नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड या नाउन के बारे में डिस्क्राइब करने वाला वर्ड स्टोन है, यानी जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव है, इस जगह पे स्टोन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसी वाक्य को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। बिल्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पे स्टोन के लिए हमने यहाँ बिल्ट ऑफ स्टोन कर दिया, स्टोन से बना हुआ, यानी कि रहता था चीफ रहता था एक घर में जो कि क्या है? बना हुआ है, पत्थर से बने हुए घर में रहता था। तो यहाँ हमने वही प्रयोग किया, स्टोन यानी पत्थर से बना हुआ ही प्रयोग किया, लेकिन हमने 3 वर्डों का यहाँ पे प्रयोग किया जिसने जो कि एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जैसे स्टोन पहले वाक्य में कर रहा था। तो इसे हमने यही पढ़ा अभी कि वर्ड का एक ग्रुप जो कि एडजेक्टिव का कार्य करता है वाक्य में, ये कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से हम देख सकते हैं अगला वाक्य हमारा, राम रैन क्विकली। यहाँ पे क्विकली रैन की बता रहा है कि रैन के मैनर को बता रहा है, कैसे किया उसने। राम तेजी से दौड़ा था, तो हम इस क्विकली की जगह प्रयोग कर सकते हैं 3 वर्ड, राम रैन विद ग्रेट स्पीड। तो 3 वर्ड मिल करके क्विकली वाला ही भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी ये भी एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वर्डों के समूह को हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। अब इसे एडवर्ब ना करके एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि 3 प्रकार के फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब हम जानते हैं कि वर्ड का दूसरा ग्रुप जो था, वर्ड्स के दूसरे ग्रुप को जिसको हम क्लाज कह रहे थे, क्लाज क्या होते हैं? क्लाज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। शब्दों का एक समूह जो वाक्य का ये भी एक भाग होता है, तथा तथा इसका खुद का तथा इसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है या खुद का प्रेडिकेट होता है, ये क्लाज कहलाता है। यानी अपने आप में ये एक पूरा वाक्य होता है, यानी सेंटेंस का निर्माण करता है। यह भी वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब प्रेडिकेट के पार्ट में आता है। ऑफ इट्स ऑन यानी खुद का, इसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है, ये कहलाता है क्लास। इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस में ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। अगर मैं इतना सा पढ़ूं कि आई एक्सपेक्ट यानी मैं उम्मीद करता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं, अब क्या उम्मीद करता हूं? अगर मैंने इससे क्वेश्चन किया कि क्या उम्मीद करता हूं, तो हमें एक आंसर चाहिए जो एक वर्ड का भी हो सकता है, एक वर्ड से अधिक वर्डों का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा दैट आई शैल गेट अ प्राइज, यानी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक पुरस्कार प्राप्त करूंगा, यानी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक नाउन का कार्य कर रहा है। जैसे मैं कह सकता था आई एक्सपेक्ट अ प्राइज, सीधे कह सकता था मैं। अगर अ प्राइज का प्रयोग करता तो मैंने पुरस्कार की उम्मीद उम्मीद करता हूँ। तो इसी प्रकार से हमने पूरा सेंटेंस का प्रयोग कर दिया, जिसका खुद का सब्जेक्ट है आई, खुद का उसके प्रेडिकेट के पार्ट में जो है, जो उसकी वर्ब है शैल गेट वर्ब है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा एक क्लास का निर्माण कर रहा है। क्लास का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट और उसका खुद का प्रेडिकेट होना चाहिए। इस तरीके से हमने देखा, ये जैसे मैं कह रहा था कि आई एक्सपेक्ट अ प्राइज कह सकता हूँ, अ प्राइज यहाँ पे एक नाउन हो सकता था। इसी तरीके से ये पूरा नाउन क्लास जो ये पूरा का पूरा वर्ड मिल करके एक नाउन का कार्य कर रहे हैं, दैट आई शैल गेट अ प्राइज। तो हम इसे एक नाउन क्लास कह सकते हैं, तो ये एक नाउन क्लास है। दूसरा वाक्य देखते हैं, द लेटर ब्रॉट मनी विच वाज बैडली नीडेड।
यहाँ पे हम देखते हैं कि द लेटर ब्रॉट मनी, यानी कि वह उस पत्र ने क्या मनी यानी धन लाया था, धन लाया था। अब धन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, नाउन के बारे में जो कुछ बताता है वो तो एडजेक्टिव, और यहाँ एक वर्ड ना होकर के पूरा का पूरा कई वर्ड मिल करके मनी के बारे में बता रहे हैं, विच आर बैडली नीडेड, तो हम इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच इसका सब्जेक्ट भी है और इसके पास वर्ब भी है। वाज नीडेड, हम इसको वर्ब कह सकते हैं, ये वर्ब है, तो इस तरीके से कह सकते हैं इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब है, तो हम इसे क्लास कह सकते हैं। इस तरीके से ये 4 वर्ड मिल करके हमें एक एडजेक्टिव क्लास का निर्माण करते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं यू विल पास यानी तुम पास होगे यदि यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। यहाँ पे पास होने की कंडीशन जो है लगाई गई है कि अगर कठिन परिश्रम करते हो तो पास होने की जो कंडीशन है कि कब, यानी कब पास हो, कब पास होगे, कंडीशन है यहाँ पे कि कब पास होगे। तो ये पूरा क्लास हमें एक कंडीशन बता रहा है, पास होने की एक कंडीशन बता रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि पास कब होगे, जब कठिन परिश्रम करोगे तब क्या होगा। ये हमारा एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसका भी खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, तो हम इसे भी क्लास कह सकते हैं। और ये कैसा क्लास हुआ, एडवर्ब क्लास हुआ, क्योंकि एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे क्लास भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब हम आते हैं सेंटेंस पे। हमारा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस भी शब्दों का एक समूह ही है, सेंटेंस भी शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण भाव प्रकट करता है और जिसका निर्माण सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है, ये वाक्य कहलाता है। जैसे कभी हमने देखा कि जो हमारा क्लास, अगर सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है तो क्लास और सेंटेंस में हम अंतर किस प्रकार से समझेंगे। तो हम देखेंगे क्लास जो है, क्लास अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है। क्लास जो है वो किसी अन्य क्लास यानी अन्य सेंटेंस कह लें या क्लास कह लें, उस पर निर्भर होता है अपने पूर्ण भाव के लिए। जबकि सेंटेंस जो होता है ये अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है, ये किसी पे निर्भर नहीं करता है। ये भी शब्दों का एक समूह है, ये कंप्लीट सेंस देता है, जबकि क्लास हमारा कंप्लीट सेंस यानी अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है। सेंटेंस और क्लास में यही इतना अंतर है कि सेंटेंस जो है ये अपना पूर्ण भाव प्रकट कर देता है, जबकि क्लास जो है वो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर करता है। हम देखेंगे बाद में प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं या कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं, ये हम क्लास को जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि भाई एक सेंटेंस का निर्माण होने के लिए सिर्फ मिनिमम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा